हाय एवरीवन। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए टैक्स ऑडिट कराने की जो ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर 2024। अब काफ़ी पर्सन ने अपनी टैक्स ऑडिट जो है वो करा दी है और कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी अपनी टैक्स ऑडिट जो है वो नहीं कराई है। तो यदि आपने भी अभी तक अपनी टैक्स ऑडिट नहीं कराई है और आप पे अगर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं तो उस केस में आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि टैक्स ऑडिट कराते समय कौन कौन से ऐसे चेक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज की जो ये वीडियो है वो प्रोफेशनल के लिए तो यूज़फुल है ही, साथ ही अकाउंटेंट और क्लाइंट जो है उनके लिए भी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की जो ये वीडियो है उसको आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। फर्स्ट है चेक ओपनिंग बैलेंस लेजर वाइज। तो जब भी आपके द्वारा अपने क्लाइंट की टैक्स ऑडिट की जाती है तो सबसे पहला काम आपको ओपनिंग बैलेंस चेक करना है। और ये ओपनिंग बैलेंस चेक करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो बैलेंस है वो आपको लेजर वाइज चेक करना है और इसमें देखना है कि क्लाइंट के द्वारा जो ओपनिंग बैलेंस पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट है वेरीफाई बुक्स टर्नओवर विद जीएसटी टर्नओवर। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि आपके बुक्स में जितना टर्नओवर आ रहा है उसको आपको जीएसटी के टर्नओवर से मैच करना है। यदि दोनों टर्नओवर में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस का रीज़न जो है वो आपको क्लाइंट से पूछना है और रीज़न क्या है वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ताकि यदि आपको लगे कि ऑडिट रिपोर्ट में इसका कमेंट देना ज़रूरी है तो आप फिर ऑडिट रिपोर्ट में इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरीफाई बुक्स टर्नओवर विद 26 ईयर्स टीआईएस एंड एआईएस। तो एक तो आपका बुक्स का जो टर्नओवर है उसको आपको जीएसटी रिटर्न से तो चेक करना ही है, साथ ही आपको अपने बुक्स का जो टर्नओवर है उसको 26 ईयर्स से टीआईएस से और एआई से भी चेक करना है। क्योंकि क्या होता है कि आपके 26 ईयर्स या टीआईएस या एआईएस में कोई ऐसी इनकम आती है जिस पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना जीएसटी का रिटर्न, बुक्स का टर्नओवर और 26 ईयर्स टीआईएस या एआईएस में जो भी टर्नओवर आ रहा है उसको क्रॉस चेक करना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर कोई डिफरेंस आ रहा है और आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अपलोड कर दी हो तो उसके बाद आपके पास नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है चेकिंग जीएसटी टर्नओवर विद 26 ईयर्स टीआईएस एंड एआईएस। तो आपको क्या करना है, आपके जीएसटी में जितना टर्नओवर आ रहा है उसको आपको 26 ईयर्स से टीआईएस और एआईएस से भी मैच करना है। यदि कोई डिफरेंस है तो उसका रीज़न जो है वो आपको क्लाइंट से डिस्कस करना है और यदि आपको लगता है कि वो रीज़न ऑडिट रिपोर्ट में देना चाहिए तो आप उसको ऑडिट रिपोर्ट में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चेकिंग आईटीसी बैलेंस इन बुक्स विद जीएसटी पोर्टल। अब आपको क्या करना है, आपकी बुक्स में जितनी इनपुट आ रही है उसको आपको जीएसटी पोर्टल से चेक करना है। तो यदि आप एक क्लाइंट हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, आपके जीएसटी के यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको अपने सीए को प्रोवाइड करने हैं। अब जो सीए है उसके द्वारा जीएसटी पोर्टल पर जो आपकी इनपुट आ रही है उसको आपकी बुक्स की इनपुट से मैच किया जाएगा और यदि कोई वेरिएशन है तो उसके रीज़न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। अब ये भी हो सकता है कि कई बार हम टैली में बिल तो चढ़ा देते हैं लेकिन वो बिल जो है वो आपके जीएसटी पोर्टल पे अपलोड नहीं हो पाते हैं, उस वजह से भी वेरिएशन हो सकता है। नेक्स्ट है आईटीसी यूटिलाइजेशन। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपके द्वारा जो जीएसटी 3B फाइल किया जाता है उसमें जो आपके द्वारा इनपुट क्लेम की जाती है या जो इनपुट आपके द्वारा यूटिलाइज की जाती है वो इनपुट जो है वो ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड तो नहीं है, या फिर आपने गलती से कोई ऐसी आईटीसी तो अपने रिटर्न में नहीं ले ली है जो आपको नहीं लेनी चाहिए थी, तो ये जीएसटी रिटर्न में आपको ज़रूर चेक करना है। नेक्स्ट है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो जब भी आपके द्वारा टैक्स ऑडिट की जाती है तो टैक्स ऑडिट करते समय एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर किसी क्लाइंट है जिसका बुक्स में जो बैंक बैलेंस आ रहा है और बैंक स्टेटमेंट में जो बैंक बैलेंस आ रहा है अगर उन दोनों में डिफरेंस है तो उस केस में क्लाइंट से आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ज़रूर मंगवाना है। नेक्स्ट है आपका चेक टीडीएस लायबिलिटी, टीडीएस पेमेंट एंड टीडीएस रिटर्न। तो मान लो आपको कोई पर्सन है जिसकी टैक्स ऑडिट की जाती है तो आपको ये भी देखना है कि उस पर टीडीएस के प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते हैं। यानी कि अगर उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है तो उस केस में आपको देखना है कि एसएससी जो है उसके द्वारा टाइमली टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया गया है या नहीं किया गया है, और जो टीडीएस डिडक्ट किया है उसको गवर्नमेंट को टाइमली डिपॉजिट किया है या नहीं किया है। क्योंकि यदि एसएससी जो है उसके द्वारा मान लो अगर टीडीएस का पेमेंट टाइमली नहीं किया जाता है या टीडीएस का रिटर्न अगर टाइमली फाइल नहीं किया जाता है तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी मेंशन करना पड़ता है। और साथ ही यदि टीडीएस आपने टाइमली डिडक्ट नहीं किया है तो आपके कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाते हैं, तो ये चीज़ भी आपको एक बार ज़रूर चेक करनी है। नेक्स्ट है चेक कैश पेमेंट। तो जब भी आप टैक्स ऑडिट करने जाते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ये देखना है कि क्लाइंट जो है उसके द्वारा कैश बुक मेंटेन की गई है या नहीं की गई है, और जो क्लाइंट है उसके द्वारा 10,000 रुपये से ज़्यादा के कोई कैश एक्सपेंडिचर सिंगल डे में तो नहीं किए गए हैं। क्योंकि अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का कोई कैश एक्सपेंडिचर किया जाता है तो वो आपके इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग डिसअलाउड माना जाएगा।
नेक्स्ट है पेमेंट टू रिलेटेड पार्टीज़। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि यदि क्लाइंट जो है उसके द्वारा रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन्स किया जाता है, जैसे कि मान लो ब्रदर, सिस्टर, मदर या फादर, किसी के साथ भी कोई ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं और उनको जो पेमेंट किया जाता है वो पेमेंट जो है वो रीज़नेबल है या नहीं है। नेक्स्ट है चेक पीएफ एंड ईएसआई पेमेंट। तो टैक्स ऑडिट करते समय आपको ये चीज़ भी देखनी है कि यदि क्लाइंट पे पीएफ और ईएसआई की प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं तो उस केस में उसके द्वारा टाइमली पीएफ और ईएसआई जो है वो डिडक्ट किया गया है या नहीं किया गया है, और साथ ही वो डिपॉजिट किया गया है या नहीं किया गया है। और इसकी जो ड्यू डेट होती है वो हर महीने की 15 तारीख होती है, यानी कि आपको 15 तारीख से पहले जो है वो पेमेंट करना पड़ता है। यदि आप ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर ये एक्सपेंसेस जो है वो आपके डिसअलाउड हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है। नेक्स्ट है चेक एक्सपेंडिचर अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। तो जब आपके द्वारा टैक्स ऑडिट की जाती है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनकम टैक्स में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही अलाउड होते हैं, जैसे कि पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, एमएसएमई क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया। इन सभी को जब आप पेमेंट करते हैं तो ही ये खर्चे आपको अलाउड होंगे, अदरवाइज़ ये खर्चे आपके डिसअलाउड हो जाएंगे और आपकी इनकम का पार्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट है एमएसएमई क्रेडिटर्स रिपोर्टिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो कि आपके इस ईयर में एप्लीकेबल हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्लाइंट से क्रेडिटर की लिस्ट लेनी है, साथ ही मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी लेनी है। फिर आपको क्रेडिटर से कंफर्मेशन लेनी है कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। यदि आपका कोई क्रेडिटर है जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में उसकी रिपोर्टिंग अलग से की जाती है और जो दूसरे क्रेडिटर है उनकी रिपोर्टिंग अलग से की जाती है। साथ ही यदि आप अपने एमएसएमई क्रेडिटर्स का टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर वो खर्चे जो है वो आपके डिसअलाउड हो जाएंगे और आपकी इनकम जो है उसका पार्ट बन जाएंगे और फिर उस पर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके एमएसएमई क्रेडिटर्स कोई है तो आप उसका पेमेंट टाइमली जरूर करें। नेक्स्ट है पेमेंट मेड विद इन 180 डेज फॉर आईटीसी रिवर्सल। तो टैक्स ऑडिट करते समय एक चीज़ आपको ये भी चेक करनी है कि कोई ऐसे क्रेडिटर है जिनका आपको 180 डेज में पेमेंट करना था लेकिन आपने नहीं किया है, तो उस केस में आपने जो आईटीसी ली थी वो आईटीसी भी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। तो ये रूल जो है उसका भी आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट आपको चेक करना है फिक्स एसेट्स का रजिस्टर, डिस्पोजल डिटेल एंड डेप्रिसिएशन। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि एसएससी के द्वारा जो फिक्स एसेट्स रजिस्टर मेंटेन किया गया है उसमें जो भी फिक्स एसेट्स नई परचेज की गई है और जो भी एसेट्स सेल की गई है फाइनेंशियल ईयर में, उन सभी के बिल्स जो है वो आपको मंगवाने हैं। साथ ही आपको डेप्रिसिएशन चार्ट भी चेक करना है कि जो क्लाइंट के द्वारा रेट लगाई गई है डेप्रिसिएशन की वो एज़ पर इनकम टैक्स लॉ है या नहीं है, यानी कि कोई एसेट्स पर रेट ज़्यादा या कम तो नहीं लगाई है। नेक्स्ट है चेकिंग लोन एंड एडवांस। तो टैक्स ऑडिट करते समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि क्लाइंट के द्वारा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर कोई भी लोन एक्सेप्ट किया जाता है तो उस केस में उसकी अमाउंट 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्लाइंट जो है वो 20,000 रुपये से ज़्यादा का कोई भी लोन का अमाउंट जो है वो कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। साथ ही आपको ये भी देखना है कि क्लाइंट के द्वारा जो लोन लिया गया है वो पर्सनल पर्पज़ के लिए लिया है या बिजनेस पर्पज़ के लिए लिया है। साथ ही आपको उसके रीपेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लोन्स और एडवांस के केस में चेक करनी है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक वेरिफिकेशन। तो कई बार क्या होता है कि हम जिस क्लाइंट की टैक्स ऑडिट कर रहे होते हैं उस क्लाइंट के स्टॉक का वेरिफिकेशन करना हमारे लिए 31 मार्च को पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपने क्लाइंट से रिटर्न में कंफर्मेशन लेनी है। ये कंफर्मेशन आप उसके लेटर हेड पे भी ले सकते हैं और ये कंफर्मेशन आप रिटर्न में भी ले सकते हैं कि उसके द्वारा जो बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया गया है वो स्टॉक एक्चुअल में 31 मार्च को फिजिकली अवेलेबल था और उनके द्वारा उस स्टॉक को वेरीफाई किया गया था। नेक्स्ट है डेटर वेरिफिकेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने क्लाइंट से डेटर की लिस्ट लेनी है और उस लिस्ट में सारे डेटर्स जो है वो आपको चेक करने हैं। यदि लिस्ट छोटी है तब तो ठीक है, लेकिन यदि डेटर की लिस्ट मान लो बहुत बड़ी है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, रैंडम बेसिस पे कुछ डेटर्स है जिनको कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मिस्टर ए की बुक्स में आपका इतना बैलेंस शो हो रहा है तो ये सही है या नहीं है। यदि डेटर के द्वारा ओके कर दिया जाता है तो आपके डेटर्स जो है वो वेरीफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है चेक अदर डिडक्शन। तो मान लो यदि आपके क्लाइंट है उसके द्वारा अगर कोई एटीसी में या एटीडी में या और भी किसी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसके द्वारा जो आईटीआर में डिडक्शन क्लेम की जाती है उस डिडक्शन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको टैक्स ऑडिट करते समय क्लाइंट से मंगवाने हैं, क्योंकि इनकी डिटेल भी आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जाती है। नेक्स्ट है आपका चेक जीएसटी एंड नॉन जीएसटी एक्सपेंडिचर। तो आपके लास्ट से लास्ट ईयर में आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें एक चेंजेस हुआ था कि अब अगर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो उस एक्सपेंसेस में आपका जीएसटी वाइज एक्सपेंसेस कितना है और नॉन जीएसटी वाइज एक्सपेंसेस कितना है वो भी अब आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है उसमें मेंशन करना पड़ता है। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर चेक करें।
नेक्स्ट आपको चेक करना है एबनॉर्मल वेरिएशन। मान लो लास्ट ईयर आपका जीपी जो है वो आ रहा था 10%, इस साल आपका जीपी आ रहा है 15%। और लास्ट ईयर आपका जो नेट प्रॉफिट रेशो था वो आ रहा था आपका 5%, इस साल आपका नेट प्रॉफिट रेशो या तो मान लो 15% आ रहा है या मान लो आपका 2 या 3% आ रहा है। तो आपकी सेल बढ़ रही है लेकिन आपका नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, या आपकी सेल कम हो रही है लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये किस रीज़न से हो रहा है। तो इस टाइप के जो एबनॉर्मल वेरिएशन है वो भी आपको एक बार ज़रूर चेक करने हैं। इसलिए जब भी आप किसी एसएससी की टैक्स ऑडिट करने जाएँ तो आपको ये मेन चेक पॉइंट है जो कि स्पेशली ध्यान में रखने हैं। इन पॉइंट के अलावा आपको अगर किसी और पॉइंट पे डाउट हो रहा है तो उनको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेन पॉइंट है उनको आपको इग्नोर नहीं करना है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो, किसी तरह की हेल्प हुई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।